हेलो बच्चों, वेलकम बैक चमोला द कॉमर्स जोन। और मैं पंकज चमोला। तो आज फिर से मुझे स्क्रीन पे देख के सोच रहे होंगे कि आज कहाँ आग लगने वाली है, आज कौन सा अकाउंटिंग का ऐसा वर्ड है जो हमारे लिए आसान हो जाएगा, जिसके प्रति हमारी सोच बदल जाएगी और जिसमें हमारा ज्ञान आज इंप्रूव हो जाएगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं विद इन अ सेकेंड। आज का टाइटल है व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझने से पहले जो एक्सपेंडिचर के पहले दो पार्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको भी जरा एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। और जिन जिन को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता एक्सपेंडिचर के बारे में, तो वो मेरी पुरानी वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख ले, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर को वहां से सीख के आओगे। फिर इस वीडियो पे आओगे तो आपको अलग ही लेवल का मजा आएगा, अलग ही लेवल का ज्ञान आपको मिलेगा, राइट। और जो जिन बच्चों को क्लियर है एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, तो वो इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जी वो एक्सपेंडिचर जिसको कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब कंपनी उन चीजों पे पैसा खर्च करती है जिससे कंपनी की क्या बढ़े, अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। जैसे फिक्स एसेट्स पे किए जाने वाले खर्चे, मशीनरी खरीदती है, फर्नीचर खरीदती है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदती है ना। इनसे क्या होगा, इनसे हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी बढ़ती है। ऑपरेशनल एक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा जी, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। तो वो एक्सपेंडिचर जो सीधा आपकी कैपिटल को इफेक्ट कर रही हो, सीधा टाइटल दे दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग भी क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी पता लग गया और कहां ट्रीट करते हैं वो भी पता लग गया। ठीक है। दूसरा टाइटल है बच्चों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि वो खर्चे जो साल के दौरान बीच में किए जाते हैं और उनकी जो वैल्यू है जिसपे वो किए जा रहे, जो बदले में मिलना है, वो भी एक्सपायर हो जाता है साल के दौरान। कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, इंप्रूव करती है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि लेबर पे किए जाने वाले खर्चे है ना, जो मटेरियल रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट पे किया जाने वाला खर्चा, डेप्रिसिएशन जो लगता है फिक्स एसेट्स पे वो, तो उन चीजों को हम इसमें लेते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेते हैं। रेंट का खर्चा हो गया है ना, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, लॉस, ये सब किस में आ गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। ये हो गया एग्जांपल। अब इनको ट्रीट कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि ये खर्चे में आते हैं। ठीक है। इससे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही जिसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलेगा। क्लियर है? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दोनों मैंने शॉर्ट में बता दिए। और अब हमारा असली वर्ड आता है क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ठीक है। इसके क्या एग्जांपल्स हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये तीनों चीजें हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा खर्चा जो कंपनी कर रही है या कंपनी ने कर लिया, उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड में मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। बेनिफिट कह लो या रिकवर कह लो, ये दोनों चीजें पकड़ लो। ठीक है। या तो बेनिफिट होगा या वो रिकवर होगा, वो खर्चे की वैल्यू आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 सालों में। ठीक है। तो उस तरीके के किए जाने वाले खर्चे को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अच्छा, तो फिर आप बोलोगे सर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी तो यही हो रहा है। नहीं, तो चलो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को पकड़ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? आपने साल में एक बार खर्चा किया, उसकी जो वैल्यू है यानी कि उसका जो बेनिफिट है वो हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में मिलेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, ये मान के हम चलते हैं, है ना। बट अच्छा, इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसको दिखाते कैसे? बैलेंस शीट में, एसेट्स में। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में एसेट साइड ही तो दिखाते हैं ना भाई। एसेट्स पे आपने पैसा खर्च कर दिया, फिक्स एसेट्स पे, यानी कि फर्नीचर खरीद दिया आपने, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद दिया आपने, मशीनरी खरीद दी, तो सीधा क्या हुआ? आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया, दिखाया ना। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। एक सिचुएशन होती है, अब सिचुएशन आ गई है तो फिर मजा भी आने वाला है। सिचुएशन को ही तो समझना है, सिचुएशन ही तो समझनी है। अकाउंटिंग जो टर्म्स होती है वो सिचुएशन को जिसने समझ लिया, यानी कि वो अकाउंटिंग टर्म्स उसके लिए बाय हाथ का खेल हो गया। तो चलिए यहाँ पे 2 सिचुएशन समझते हैं। पहली सिचुएशन, क्या खर्चा? एक ऐसा खर्चा जो
किया तो जा रहा है अभी, उसका बेनिफिट भी मिलेगा लंबे टाइम के लिए, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि इस पूरे खर्चे की वैल्यू को हम एक साथ नहीं दिखा सकते। इस साल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं दिखा सकते उसका, उस खर्चे को। ऐसा क्या हुआ? तो चलिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में JMW यानी कि जेम्स मोमोज वाला, जिसको इसके बारे में नहीं पता है वो अकाउंटिंग पार्ट 2 की वीडियो देख लीजिए, वहां से आएगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जेम्स मोमोज वाले को क्या करना है, वो एक मार्केट के बीचों बीच बैठा हुआ है जिस एरिया में, अब उसका गोल है कि हाँ भाई मुझे 1-1.5 साल हो चुका है, तो क्यों ना मैं इस पूरे एरिया में कब्जा करूं, पूरे एरिया में अपना नाम बनाऊं। अब अगर वो एरिया को टटोलता है तो उसको पता है तो 4 दिशाएं हो गई, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो अब उसके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए कि अगर मेरे को लंबे टाइम के लिए चलना है तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है भाई, एक बार उसने खर्चा किया, 1 साल में एक बार खर्चा किया ईस्ट साइड, इस दिशा में उसने पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, वहां प्रमोशन के लिए, प्रमोशन, मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट कह लो, एक साइड एक डायरेक्शन में उसने पैसा खर्च कर लिया, वहां थोड़ा नाम बनेगा। 1 साल बाद अगले साल उसने कहां खर्चा कर दिया जी, वेस्ट साइड में खर्चा कर दिया, वहां प्रमोशन हो गया, वहां मार्केटिंग हो गया, वहां एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा कर दिया। फिर तीसरे साल आ गया भैया साउथ साइड में उसने खर्चा कर दिया। एरिया की बात कर रहा हूं मैं, 4 डायरेक्शन है ना, चारों साइड ऐसे करते करते उसने 4 साल में कंप्लीट एरिया कवर कर लिया। अब कंप्लीट एरिया से जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो 4 साल के एंड से मिलेगा ना। पहले साल तो अगर उसकी बात करें, अगर उसके प्रमोशन की बात करें तो जो उसको सोच रहा है कि एक ही साइड से आएगा, दूसरे साल 1 और 2 से आ सकता है बेनिफिट, तीसरे साल 1, 2, 3 से आ जाएगा बेनिफिट, और चौथे साल 1, 2, 3, 4 चारों डायरेक्शन से उसको बेनिफिट मिल सकता है ना। तो यानी कि इस चीज को वो कैसे पूरा कर रहा है, हर साल धीरे धीरे खर्चा करता जाएगा। तो वो तो हो गया हर साल का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। बट इसको पलट देते हैं, वो ठहरा दिमागदार, अकाउंट्स का बंदा, कॉमर्स का स्टूडेंट, दिमाग खराब है, मैं 4 साल तक वेट करूंगा। मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे पहले दिन से ही चारों डायरेक्शन से बेनिफिट मिलने लग जाए। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा किसमें होगी कमाने की या बेनिफिट उठाने की, पहले वाले केस में या इस वाले केस में? अब ये केस है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो वो क्या करता है भाई, इसको पता लग गया कि चारों डायरेक्शन में खर्चे करेगा तो 50,000 50,000 50,000 50,000 टोटल हो गया 2 लाख। पहले वो 2 लाख को 4 साल में खर्च कर रहा था, तो उसका बेनिफिट भी उसे 4 साल के एंड में मिलता है ना। क्लियर होगी बात। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मैं 2 लाख को इसी साल खर्च कर देता हूं, चारों डायरेक्शन में एक साथ प्रमोशन कर देता हूं, मार्केटिंग कर देता हूं, एडवर्टीजमेंट कर देता हूं। समझ में आ रही बात। अब चारों डायरेक्शन से मुझे बेनिफिट भी एक ही साथ मिलने लग जाएगा। वहां तो भैया चारों डायरेक्शन से 4 साल के एंड तक मिलता ना, यहां फ्रॉम डे 1 एक उम्मीद है कि चारों डायरेक्शन से मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी, और 4 साल तक कम से कम मिलेगा, ये मान के चल रहे कि वहां भी 4 साल तक चल रहा था, यहां भी 4 साल तक चल रहा था। वहां 4 साल में 2 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, यहां 1 साल में 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, बेनिफिट भी 4 साल तक आएगा। चलो ये काम हो गया। अब आ गई टेंशन कि वो जो 2 लाख रुपए उसने एक बार में खर्च कर दिए वो एक साथ अपने खर्चे में नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर एक साथ 2 लाख रुपए का खर्चा दिखा देगा, जो पहले 50-50 हजार रुपए कर रहा था, वो भाई उसने सोचा है इसलिए उसने कर दिया, बट उसकी जो कंपनी की जो स्टेटमेंट थी वो उसके सोच को बैलेंस नहीं कर रही थी ना, मैच नहीं कर रही थी। वो तो उसने रिस्क लिया ना, अभी समझ में आ रही बात, वो उसने भी रिस्क लिया है। तो जो उसकी कंपनी की एक्चुअल स्टेटमेंट थी वो उसकी सोच के साथ मैच नहीं कर रही थी। अगर वो अभी 2 लाख दिखा देगा तो क्या होगा, खर्चा एकदम से 2 लाख का, जहां वो 50,000 का खर्चा मेंटेन कर पा रहा था वहां 2 लाख का दिखा देगा तो 1.5 लाख का खर्चा एक्सटेंड हो गया, तो प्रॉफिट लेवल नीचे आ जाएगा। तो उसको मार्केट में अपनी वैल्यू तो बना के रखनी है, बाहर आवाज बात निकलेगी, पता चलेगा कि भैया प्रॉफिट कम है या लॉस में हो रहा है, तो वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये बात भी तो उसको सोचनी है। अब इसका उसने सोल्यूशन निकाला, क्या कैसा करते हैं, 2 लाख खर्च तो कर दिए, 2 लाख में से जो फर्स्ट पार्ट, जो मैं पहले सोच रहा था फर्स्ट पार्ट लेके चलता हूं, वो कैसे निकालेंगे फर्स्ट पार्ट, वो इस चीज से निकालेंगे कि जो उसे टोटल खर्चा किया वो कितने टाइम तक लेके चल रहा है। चलो 4 साल तक लेके चल रहा है कि 4 साल तक हमें इस खर्चे का बेनिफिट मिलेगा। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मान के चल रहा है कि इस साल मुझे फर्स्ट पार्ट का ही दिखा देता हूं। तो भैया 4 साल का जो उसका फर्स्ट पार्ट आया, 2 लाख का फर्स्ट पार्ट 1/4 50,000 रुपए, यानी कि एक पार्ट इस साल खर्चे में दिखा दिया। कहां दिखाया, 2 लाख में से 50,000 तो उसने कहां दिखा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से उसने दिखा दिए 50,000। क्लियर हो गई बात। अब बचा 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को देखो कैसे टोपी घुमाई गई। 1.5 लाख को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, फिक्टिशियस एसेट्स। क्यों? क्योंकि जो खर्चा है ना वो एसेट्स की कंडीशन को पूरी कर रहा है। कैसे कि खर्च तो कर दिया है बट उसका जो बेनिफिट है वो आज के साथ साथ फ्यूचर में भी मिलेगा। तो जो उसने पैसा खर्च किया है
वो आज के साथ साथ फ्यूचर में भी तो उसको बेनिफिट देगा ना, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट जो मार्केटिंग उसने की है, तो ये कंडीशन को पूरा कर दिया, तो जो बचा हुआ 1.5 लाख है वो इस साल तो उसने बैलेंस शीट में दिखा दिया। क्लियर हो गई? तो ये हो गई पहले साल की अकाउंटिंग, ये हो गई पहले साल की अकाउंटिंग। अगर आज इस ईयर की बोले तो इस ईयर के अकॉर्डिंग 50,000 फर्स्ट पार्ट जो है इस साल के अकॉर्डिंग वो चला गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड, और बचा हुआ 1.5 लाख वो बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से एसेट्स के अंदर दिखा दिया। अगले साल चलते हैं, अगले साल क्या होगा? सेम थिंग, 50,000 की वैल्यू तो खत्म हो गई, अब 1.5 लाख बचा, तो 1.5 लाख में से फिर 50,000 हम खर्चा दिखाएंगे एक्सपेंस में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कितनी वैल्यू बच गई? 1 लाख बच गई, तो 1 लाख किस में चला गया? फिक्टिशियस एसेट्स में चला गया। इधर से 50,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर से 1 लाख बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स में। फिर तीसरा साल आएगा, तो तीसरे साल में क्या किया? फिर से 50,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिर से 50,000 कहां? फिक्टिशियस एसेट्स में बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में लास्ट 50,000 को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा बुक। तो 4 साल के अंदर देखो आपका खर्चा बुक होता जा रहा है, फिक्टिशियस एसेट्स में से निकलता जा रहा है। क्लियर है? आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये क्या हो रहा है, एसेट्स में से वैल्यू निकल रही इधर कम होती जा रही है, एसेट्स में से वैल्यू निकल रही इधर कम होती जा रही है, ऐसा क्यों? देखो एसेट्स में से कम हो रहा है तो खर्चा बढ़ रहा है, तो बैलेंस हो रहा है ना, बस यही तो करना है अकाउंटिंग में। तो क्या किया हमने? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट को समझ लिया कि हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, क्या होता है समझ में आ गया। एक सिचुएशन थी कि हमें एक ऐसा खर्चा करना था जिसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम के लिए मिले, बट वो खर्चा इतना बड़ा था कि एक साथ हम उसे अपने अकाउंटिंग में अपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते, तो उस खर्चे को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो बचा हुआ पार्ट है उसको फिक्टिशियस एसेट्स में डाल दिया। राइट, तो इस साल के अकॉर्डिंग जो हमें मिल रहा था, जो वैल्यू राइट ऑफ हो रही थी, जो जिस वैल्यू को राइट ऑफ करना था वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड, और जो बचा हुआ पार्ट है वो फिक्टिशियस एसेट्स में चला गया। फिर अगले साल आएगा तो अगले साल फिक्टिशियस एसेट्स में से 50,000 फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वहां वैल्यू कम हो जाएगी। फिर जितने टाइम पीरियड के लिए आपने वैल्यू माना है उतने टाइम पीरियड तक आप ऐसे वैल्यू को राइट ऑफ करते जाओगे, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। मतलब जो खर्चा, जो वैल्यू लंबे टाइम के लिए होती है और आप उसका धीरे धीरे बेनिफिट ले रहे होते हो, धीरे धीरे उस वैल्यू को कम कर रहे हो, तो उसको हम राइट ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो इस साल 50,000 राइट ऑफ कर दिया, 1.5 लाख आपका फिक्टिशियस एसेट्स में चला गया। फिर अगले साल 50,000 राइट ऑफ कर दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, 1 लाख फिक्टिशियस एसेट्स में चला गया। फिर अगले साल 50,000, फिर 50,000, फिर लास्ट 50,000 फिक्टिशियस एसेट 0। तो 4 साल में इस तरह वैल्यू हो गई कंप्लीट। तो ये था पहला केस जिसमें कंपनी बेनिफिट के बारे में सोच रही थी और रिस्क उठाया और एक साथ खर्चा किया। अब लेते हैं केस नंबर 2। नंबर 2 क्या है इसको समझ लेते हैं। जरूरी तो ना हमेशा सिचुएशन ऐसी है कि कंपनी बेनिफिट के बारे में सोचे, कई बार तगड़ा लॉस हो जाता है। अब लॉस हो गया अब लॉस हो गया है तो लॉस में क्या है, लॉस में भी आपको एक बारी में खर्चा करना पड़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना, भूकंप आ गया, बिल्डिंग की टूट फूट हो गई या आग लग गई या कुछ भी है, XYZ एक बड़ा लॉस हो गया है। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको एक बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, बट अगेन सेम प्रॉब्लम, अगर उस खर्चे को आपने अपने बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में अपने एक्सपेंस साइड दिखा दिया तो फिर से प्रॉफिट का लेवल कम आ जाएगा। प्रॉफिट का लेवल कम आ गया तो मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई, ये समझ लो। तो ये काम फिर से नहीं कर सकते। तो सेम थिंग, अगर लॉस बड़ा हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आप खर्चा कर रहे हो, खर्चा तो पूरा ही कर रहे हो, बट उसको दिखा कैसे रहे हैं, उस खर्चे को दिखा कैसे रहे हैं, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट है। दोनों केसेस में सेम, चाहे 2 लाख का आप एडवर्टाइजमेंट खर्चा देख लो या 2 लाख का लॉस हुआ, ऐसे देख लो, दोनों के केसेस में ऐसे ही ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, लॉस के केसेस में भी इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उधर फिक्टिशियस एसेट्स में डाला जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट के केसेस में, बेनिफिट के केसेस में भी इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक पार्ट और बाकी बचा हुआ पार्ट किसमें, फिक्टिशियस एसेट्स में डाल दिया जाएगा। हर साल ये ट्रीटमेंट चलती जाएगी। हमने इस वीडियो में बच्चों क्या कवर किया, हमने कवर किया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। दोबारा बता देता हूं, वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर जो इस साल में, एक साल के अंदर उनकी वैल्यू इंकर्ड होती है, मतलब की जाते हैं खर्चे, बट उनका जो बेनिफिट है या उनका जो रिकवर पार्ट है वो एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड में कवर होता है या कंप्लीट होता है। चाहे बेनिफिट कह लो चाहे रिकवर कह लो, बेनिफिट
एडवर्टीजमेंट खर्चे के नाम पे और रिकवर लॉसेस के केसेस में, ठीक है। तो वो मोर देन 1 ईयर यानी कि 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक आपको उसका रिकवर कंप्लीट हो जाएगा, वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, उसको कैसे ट्रीट करते हैं जी, जो टोटल खर्चा गया उसका एक पार्ट जितने टाइम पीरियड के लिए आपने सोचा 4 साल 5 साल, उसका हिसाब से कैलकुलेट करके फर्स्ट ईयर का पार्ट जो है वो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग खर्चा राइट ऑफ कर दिया जाएगा, कहां, प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस साइड। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दिया जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर। फिर अगले साल आएगा तो फिर अगले साल के अकॉर्डिंग जो पार्ट होगा जो राइट ऑफ करना है वो एक्सपेंस में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। तो चलिए बेटा, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स सबके साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहे घर बैठे ही। जय